हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम है आरएस अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रकाश और आप सबका हार्दिक अभिनंदन। तो फ्रेंड्स, अपन स्टार्ट कर चुके हैं आरएस प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर्स के पेपर। और हमने पहले 1991 का पूरा पेपर किया, फिर 1993 का, और अभी चल रहा है 1995 का। मुझे समय लग रहा है, मैं 10-15 क्वेश्चन ही एक वीडियो में कवर कर रहा हूं, लेकिन जो कर रहा हूं वो बिल्कुल हायर क्वालिटी के साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आप इन वीडियोस को ढंग से सुन कर के लिख लेते हैं तब तो सोने पे सुहागा, और सुन भी लेंगे तो मैंने बताया ही आपको कि जो अभी आरएस प्री हुआ है या अब जो होने वाला है, प्रीवियस ईयर्स के लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैं दिखा दूंगा कि ये देख लो साहब, यहाँ से आया, इस साल आया हुआ था। इतने इम्पोर्टेंट हैं आरएसपी के पुराने पेपर, और इनको मैं डिटेल के साथ में सॉल्व कर रहा हूँ। तो जुड़े रहें मेरे साथ में। और अगर आप न्यू लर्नर हैं तो चैनल आप सब्सक्राइब करें तो कर लें, आपकी इच्छा है। कंटेंट में अगर दम लगे तो बाकी बातें अपन बाद में करेंगे। चलो शुरू करते हैं। आओ। तो ये है क्वेश्चन नंबर 31, और यहाँ पूछा गया है फ्रेंड्स कि इनमें से क्या सही है? सहकारी समितियों का ढांचा कैसा होता है? पंचायत समितियों का ढांचा कैसा होता है? एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय। तो नॉर्मली जिस प्रकार पंचायतों का जो ढांचा है वो 3 लेयर्ड है, इसी प्रकार सहकारी समितियों का ढांचा भी त्रिस्तरीय है। क्या पूरे देश में पंचायतों का ढांचा 3 लेयर्ड है क्या? नहीं। वेस्ट बंगाल वगैरह में 4-4 भी हैं। साउथ में जाते हैं तो आंध्रा वगैरह में 2 ही मिलते हैं। तो नॉर्मल अगर हम बात करें तो सहकारी समितियों का ढांचा 3 लेयर्ड है, और स्टेट टू स्टेट इसमें संशोधन किया जा सकता है। अब थोड़ा-सा हम गहराई में जाते हैं कि सहकारी साख समितियों का मतलब क्या? देखो, साख का मतलब क्या होता है? एक तरह से मैं कह सकता हूँ ऋण, या फिर मैं कह सकता हूँ लोन। अभी मैं आपसे कहूँ कि अभी जाओ एसबीआई बैंक जाओ और 10 लाख का लोन ले लो, तो वो सहकारी लोन नहीं है, वो तो सरकारी लोन है। सहकारी का मतलब क्या है कि जैसे आप 10 लोग मिलकर के आपस में एक कमिटी बनाते हैं या एक मित्र मंडली बनाई कि महीने-महीने के हम क्या करेंगे भई, 500-500 रुपए जमा करेंगे, तो 10 लोग हैं, तो टोटल कितने हो जाएँगे साहब? हर महीने 5,000 अपने क्या होंगे? जमा होंगे, और 12 महीने के ये हो जाएँगे आपके लगभग 60,000। इस तरीके से फंड बनता रहेगा, और जब भी हम में से किसी को आवश्यकता होगी, तो हम इस फंड में से उसको लोन देंगे और लोन के बदले में हम ब्याज लेंगे। तो ये जो सिस्टम है, इसी को कहा जाता है सहकारी साख। अब सहकारिता ज़रूरी नहीं है कि खाली आर्थिक क्षेत्र में ही हो। सहकारिता आपके आर्थिक क्षेत्र के साथ-साथ सामाजिक क्षेत्र में भी हो सकती है। सामाजिक रूप से लोग जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ ये सांस्कृतिक रूप से भी हो सकती हैं, कल्चरल वे से भी। यानी सहकारिता खाली रुपए-पैसे से ही जुड़ी हो, ऐसा नहीं है। जैसे आपने अमूल मिल्क सुना होगा, है ना? तो अमूल दुनिया की एक बहुत बड़ी सहकारी कंपनी है, और सहकारिता का एक जीता जागता एग्जाम्पल है कि किस तरीके से लोगों ने अपने लेवल पर ऑपरेट किया और एक बहुत बड़ा ब्रांड बना दिया। अभी थोड़ा-सा हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ चलते हैं। अब देखो मित्रों, जो आप सहकारिता की बात करते हैं, कोऑपरेटिविज़्म, तो इस सहकारिता की जो शुरुआत है, वो क्या इंडिया से हुई? नहीं। सहकारिता की शुरुआत हुई मित्रों जर्मनी से। बिल्कुल, जर्मनी से। और यहाँ पर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रॉबर्ट ओवन। बोलो, बोलो, रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन is known as the father of cooperative movement। रॉबर्ट ओवन को कोऑपरेटिव सहकारिता का क्या माना जाता है फ्रेंड्स? जनक माना जाता है, ध्यान रखना। वर्ल्ड वाइड सहकारिता की शुरुआत कहाँ से हुई? ये हुई साहब आपके जर्मनी से, और यहीं के रॉबर्ट ओवन को सहकारिता का जनक माना जाता है। इतनी बात तो समझ में आ गई। दूसरा, थोड़ा-सा हम आगे और बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूँ मित्रों, भारतीय परिदृश्य, भारत में सहकारिता की शुरुआत कहाँ से हुई?
तो देखिए सन 1901 की बात है और 1901 में हमारे यहाँ जो गवर्नर जनरल थे, वाइसरॉय थे, उनका नाम क्या था फ्रेंड्स? लॉर्ड कर्जन। क्या नाम था? लॉर्ड कर्जन। याद आ जाएगा 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था और उस समय भी कौन थे? लॉर्ड कर्जन ही थे। तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में अपने यहाँ पर एक कमिटी बनी थी जिसका नाम था फ्रेंड्स एडवर्ड लॉ कमिटी। कौन सी कमिटी? एडवर्ड लॉ कमिटी। एडवर्ड लॉ कमिटी। और इसी कमिटी की अनुशंसा पर 1904 में एक एक्ट पारित किया गया, एक अधिनियम लाया गया और उसका नाम था सहकारी ऋण समिति अधिनियम। ध्यान रखना, सहकारी ऋण समिति अधिनियम। सहकारी ऋण समिति अधिनियम। बिल्कुल। कब बनाया गया ये एक्ट? ये लाया गया 1904 में लॉर्ड कर्जन के टाइम। जैसे ही ये एक्ट बना फ्रेंड्स, ये आंदोलन जबरदस्त शुरू हुआ और थोड़ा-सा इसका असर राजस्थान में भी पड़ा। और ये राजस्थान जीके का फेमस क्वेश्चन कि राजस्थान में सहकारिता का प्रथम जन्म कहाँ हुआ? तो आप ध्यान रखना मित्रों, ये जिला कौन-सा था फ्रेंड्स? अजमेर। राजस्थान में कोऑपरेटिव मूवमेंट का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ? अजमेर से। और अजमेर में ही 1904 में सॉरी अजमेर में शुरुआत हुई और ये बातें कब की है? 1904 की है। जैसे ही अजमेर में ये मूवमेंट शुरू हुआ तो 1904-5 के आसपास में डीग भरतपुर में, एक मिनट, डीग भरतपुर जगह कौन सी है? डीग भरतपुर। और डीग भरतपुर में फ्रेंड्स पहली बार, ये क्वेश्चन कई दफे पूछा गया है कि प्रथम सहकारी कृषि बैंक, ध्यान रखना, प्रथम सहकारी कृषि बैंक, मैं नीचे लिख रहा हूं शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, प्रथम सहकारी कृषि बैंक कहाँ स्थापित किया गया? तो वो भी कहाँ स्थापित हुआ मित्रों? डीग भरतपुर में। तो दो क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। राजस्थान में सहकारिता की शुरुआत कहाँ से हुई? अजमेर से 1904 में। पहला जो सहकारी कृषि बैंक कहाँ स्टार्ट हुआ? डीग भरतपुर में। अभी दो फैक्ट और हैं राजस्थान से जुड़े हुए। पहला है मित्रों कि प्रथम सहकारी समिति कहाँ हुई? कृषि बैंक तो 1904 डीग भरतपुर में। तो याद रखना, जगह है फ्रेंड्स भिनाय। भिनाय कहाँ पर है? अजमेर में। और ये बातें भी फ्रेंड्स कब की हैं? 1905 की हैं। 1905 में बिनाए अजमेर में पहली बार राजस्थान में सहकारी कृषि समिति यानी प्रथम सहकारी समिति का निर्माण किया गया। प्रथम सहकारी समिति का गठन 1905 में बिनाए में और 1910 में यहीं पर अजमेर में ही प्रथम केंद्रीय सहकारी बैंक स्थापित किया गया। प्रथम केंद्रीय सहकारी बैंक स्थापित किया गया। कहाँ पर? ये जगह भी कौन सी है फ्रेंड्स आपकी? अ, अजमेर है। तो अजमेर में देखो तीन चीजें तो अजमेर की हैं। शुरुआत अजमेर से हुई, ठीक है? और पहला पहला सहकारी कृषि बैंक डीग भरतपुर में 1904 में, 1905 में भिनाय में सहकारी समिति बनी, 1910 में केंद्रीय सहकारी बैंक सेंट्रल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वो बैंक कहाँ स्थापित किया गया? वो भी आपका किया गया अजमेर में। और भी कई सारे फैक्ट्स हैं। अभी सहकारी समिति का निर्माण करना क्या एक इनको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दे दिया गया है? बिल्कुल दे दिया गया है। मैं आपको 97वां संविधान संशोधन बता दूं, 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 के तहत सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा मिल गया है। और ये किस भाग में है ये भी ध्यान रखना, भाग 9 बी या 9 ब में। 9 में तो है पंचायती राज, 9 ए में है आपका नगर पालिकाएं और 9 बी में है सहकारी समितियां। इनका त्रिस्तरीय ढांचे का क्या मतलब है मित्रों? कि सबसे पहला जो लेवल है वो है आपका विलेज स्तर, गांव में। विलेज के बाद में कहाँ आता है? स्टेट लेवल पर।
और स्टेट के बाद में कहाँ आता, केंद्रीय स्तर पर। तो 3 भागों में इसे बाँटा गया है, ग्रामीण स्तर पर सहकारिता, राज्य स्तर पर सहकारिता और केंद्रीय स्तर पर सहकारिता। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और थोड़ी चीज़ें क्या साथ-साथ में लिखते जाओ मित्रों। अब इतने सारी चीज़ें मैंने बताई, आप सोचो लगभग क्वेश्चन डिस्कस कर लिए होंगे अपन 20, सारे फैक्ट्स अपन मिलाएँ तो 20-25 सवाल बन गए एक सवाल से। तो इस टाइप से जब हम पढ़ते हैं तो पुराने पेपर को डिस्कस करना सही, नहीं तो क्या है, पहले का अ, दूजे का ब, तीजे का स, उससे तो बेटर है कि सवाल ही मत करो। जब भी पुराने पेपर करो, अच्छी व्याख्या के साथ में करो ताकि कुछ और आपको अच्छा सा मिल सके। अब अपन ने पूरा डिस्कस किया, ये लंबे समय तक आपके दिमाग में रहेगा। और भी कई सारे फैक्ट हैं। लेकिन अब क्या जगह कम है, तो अपन और सहकारिता का सवाल आएगा, तो उसमें अपन और डिस्कस कर लेंगे। एक फैक्ट आप ये ज़रूर नोट कर लेना, विलियम वेडरबर्न और एस.सी. रानाड को भारत में और राजस्थान में सहकारिता का जनक माना गया है। अजब, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और हर बार एक सवाल इसका आता ही आता है। बताओ ज़रा, प्राकृतिक संसाधनों की प्रकृति और उपलब्धता के आधार पर राजस्थान में उन उद्योगों को आप ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं जो इस पर आधारित हैं, बताओ? कृषि, खनिज, वन या पशुधन? तो मित्रों इसका आंसर है पशुधन। क्यों? कृषि पर तो हम शुरू से डिपेंड है ही है, कृषि से तो ज़्यादा कोई आउटपुट निकला नहीं है। खनिज के लिए बहुत ज़्यादा मशीनरी चाहिए, इतना राजस्थान में अभी खनिज बहुत है लेकिन उत्खनन के लिए उतने संसाधन नहीं है। वन अपने यहाँ ज़्यादा वैसे भी नहीं है। पशुधन के मामले में मित्रों बल्ले-बल्ले हैं। तो कुछ फैक्ट्स की मैं बात कर लूँ। अगर आपसे कहें कि पशुधन के मामले में राजस्थान देश में कितवें नंबर पर है? बताओ, बताओ? पशुधन के मामले में राजस्थान सेकंड प्लेस पर है। फर्स्ट नंबर पर कौन है? यूपी। और 2012 की जो मित्रों पशु गणना थी और अभी जो 2019 में पशु गणना हुई, 2019 में 20वीं पशु गणना हुई है, तो इस पशु गणना में जो पशु निकल के आए हमारे यहाँ 5.68 करोड़ पशु। लेकिन 2012 में ये 19वीं पशु गणना में ये थे फ्रेंड्स आपके 5.77 करोड़। तो अगर मैं परसेंटाइज वाइज बोलूं तो 1.66% की कमी हुई है। ये मेंस का आरएस प्री का और मेंस का फैक्ट शानदार कि क्या राजस्थान में पशुधन में पिछले 10 वर्षों में वृद्धि हुई है या कमी हुई है? तो सीधा सा फंडा है भाई, कमी हुई है। ठीक है। तो चूंकि पशुधन में हम सुपर हिट हैं और अगर मैं आपको बात करूं तो स्टेट की जो जीडीपी है, राजस्थान की जो स्टेट जीडीपी, उसमें पशुधन का हिस्सा लगभग 10 से 11% है। बिल्कुल, लगभग 11 परसेंटेज के आसपास में हमारा पशुधन मैटर करता है। ये फैक्ट आपके मेंस में ज़्यादा काम आएँगे। इनको अटका लेना एक छोटी-सी लेज़र बुक में, बढ़िया। तो इसमें और डिस्कशन के लायक कुछ है नहीं फ्रेंड्स, पशुधन बहुत लंबा टॉपिक है, अपन करेंगे। इसका आंसर था आपका पशुधन। आओ, आगे बढ़ते हैं। हो, गर्मी आ गई मित्रों। कृषि और ग्रामीण विकास क्रियाओं के लिए सभी प्रकार के साख की आवश्यकता पूर्ति कौन सा बैंक करता है इसमें से? तो मित्रों ये क्वेश्चन तो रटा-रटा है और कई बार पूछा गया, अभी सीईटी के एग्जाम्स में भी आया है, उससे पहले एसआई में आया है। एक ही नाम है मित्रों और वो है नाबार्ड। वाह क्या बात! NABARD, नाबार्ड। तो अभी नाबार्ड को अगर मैं इसके थोड़े से फुल फॉर्म की अपन बात करें, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, या मैं कह सकता हूँ हिंदी में अगर मैं कहूँ राष्ट्रीय कृषि विकास बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। बिल्कुल, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल, ग्रामीण रूरल डेवलपमेंट। अभी क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी?
तो नाबार्ड की स्थापना फ्रेंड्स 1982 में हुई थी। अगर मैं बात करूँ तो ये डेट भी अपने को याद रहे तो बेटर ही है, 12 जुलाई को। अभी पूछा था सीईटी में, तो 1982 1982 82 में नाबार्ड आया। उस समय हमारी प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी, ध्यान रखना। अभी ये बैंक करता क्या है? एक्चुअल में जैसे किसानों को मान लो लोन चाहिए, तो वो डायरेक्ट नाबार्ड में नहीं जाते हैं। आपने सुना होगा आरआरबीज़, अब तो काफ़ी कम कर दिए। रूरल अ, रूरल क्या बोलते हैं? कृषि बैंक जिसे अपन कहते हैं नॉर्मली। तो आरआरबीज़ जो है वो आरआरबीज़ को पैसा देता है कौन? नाबार्ड, ठीक है? और आरआरबी जो है वो पैसा किसको आगे बाँटते हैं? ये बाँटते हैं आपके किसानों को। तो ये एक्चुअल में एक तरह से फंडिंग एजेंसी है कृषि क्षेत्र। कौन? नाबार्ड। 1982 में ये स्थापित हुआ था। अगर मैं बात करूँ मित्रों आरबीआई की, आरबीआई तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हुई थी। आरबीआई एक्ट कब आया था मित्रों? 1934 में। और हुई कब थी? डेट याद रखना, ये स्थापना हुई थी मित्रों 1 अप्रैल 1935 को। 1 ऑफ अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई और जिस समय ये स्थापित किया गया था, 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी, बिल्कुल 5 करोड़ रुपए इसको डोनेट किए गए थे। 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी के साथ में आरबीआई को बनाया गया था और 1949 में आरबीआई का क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण किया गया। तो अभी आप मुझे बताएँगे कमेंट सेक्शन में कि आरबीआई क्या शुरू से ही आरबीआई था या पहले इसका नाम कुछ और था? कमेंट में बताइएगा, दम है तो आरबीआई का पुराना नाम क्या था? याद रखना। ओके, आंसर था इसका मित्रों नाबार्ड। थोड़ा-सा मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो, हरिओम, राधे, 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 राधे। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने। क्वेश्चन तो ये अब नॉन रिलेवेंट हो गया क्योंकि इनमें से अब एक भी चीज़ सही नहीं है। 91 की बात कर रहे हैं, अभी हम 1900 आई मीन 2023-24 में जी रहे हैं। लेकिन यहाँ से बहुत कुछ आपको नई चीज़ सीखने को मिलेगी। कौन-सी चीज़ है मित्रों? फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, जो औद्योगिक नीतियाँ हैं, औद्योगिक नीतियाँ, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़, तो औद्योगिक नीतियों से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो औद्योगिक नीतियाँ कब से स्टार्ट हुई भारत में? 3 मेजर औद्योगिक नीतियाँ, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ आपको ध्यान रखनी है। पहली जो औद्योगिक नीति आई थी मित्रों 1948 में और उस समय जो हमारे उद्योग मंत्री थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हालाँकि बाद में श्यामा प्रसाद मुखर्जी और नेहरू जी के कुछ अनबन हो जाती हैं और मैंने बताया था कि जो 1950 में नेहरू लियाकत समझौता होता है, नेहरू लियाकत समझौता, इस समझौते से ये नाखुश होते हैं और फिर मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देते हैं। कौन? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इस औद्योगिक नीति में जो पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी इंडिया की, इसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का दोनों को मिला कर के हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई गई। अब आप कहोगे सर ये है क्या? पहले ये तो बता दो। पूंजीवाद का मतलब होता है समझो अमेरिका और समाजवाद का मतलब समझ लो चाइना। एक देश जहाँ सरकार बहुत हावी होती है, जहाँ प्राइवेट सेक्टर को इतना ऊपर नहीं उठने दिया जाता, मतलब मैन शिकंजा कस के रखती है सरकार, उसको कहा जाता है समाजवाद। और एक वह क्षेत्र जहाँ प्राइवेट ही लगभग सब कुछ कर रहा है, सरकार तो नाम मात्र की भूमिका में, उसको कहते हैं पूंजीवाद। तो हमारे यहाँ जो पहली औद्योगिक नीति लाई गई थी, उस समय हमने एक मिक्स्ड मॉडल अपनाया था इकोनॉमी का, 1948 वाली। लेकिन जैसे ही हम दूसरी इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात करते हैं, 1956 में उस समय हमारे पीएम साहब बन गए थे नेहरू जी, पहले भी नेहरू जी थे। तो
इस पे मित्रों इसे महालनोबिस मॉडल भी कहा जाता है, इस पर असर था। महालनोबिस का यहाँ पर भयंकर प्रभाव पड़ा था। महालनोबिस कौन से पीसी महालनोबिस? ये भारतीय सांख्यिकी संगठन जो है, उसके हेड थे, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? कलकत्ता है, ध्यान रखना, कलकत्ता। तो महालनोबिस मॉडल बेसिकली किसको इंडिकेट करता है? ये क्वेश्चन कई दफे पूछा गया है कि द्वितीय औद्योगिक नीति में क्या हावी था, पूंजीवाद या समाजवाद? तो आप कहेंगे सर पूंजीवाद कम हो गया था और ज्यादा झुकाव किसकी तरफ हो गया था? समाजवाद की तरफ। यानी बोले तो सरकार जो है उसको प्रभावी बनाया गया, प्राइवेट सेक्टर को इतना मौका नहीं दिया गया। 1956 की बात थी। अभी जो मेन जो औद्योगिक नीति जो अभी चल रही है फ्रेंड्स, वो आपकी थर्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। कब? डेट भी याद रखना, 24 जुलाई 1991, जिसे जिस पर असर था राव मनमोहन मॉडल का। याद आ रहा है क्या? राव मनमोहन मॉडल। राव कौन? हमारे पीएम साहब पीवी नरसिम्हा राव। और मनमोहन जी कौन? हमारे वित्त मंत्री साहब मनमोहन सिंह जी। तो ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी 1991 में, और इसने भारत को वापस पूंजीवाद की तरफ ले जाने की कोशिश की। हमने वैश्वीकरण को प्रोत्साहन दिया और दुनिया के देशों से अपील की कि तुम लोग आओ, यहाँ पर बनाओ, हमें भी खिलाओ और तुम भी खाओ। तो ये इस टाइप से फ्रेंड्स औद्योगिक नीतियां चली। और अभी जो ये क्राइटेरिया है मित्रों एमएसएमई का, तो मैं आपको बता दूं, थोड़ी सी जगह की कमी महसूस हो रही है मुझे। देखिए एमएसएमई का फुल फॉर्म आप ध्यान रखना। एम मतलब है आपका माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। यानी पहला है सूक्ष्म, लघु और मध्यम। तो 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक किसका है आपका? छोटे वाले का बोले तो सूक्ष्म का। और लघु का जो है वो 10 से 50 करोड़ मित्र, 10 से 50 करोड़। और ये है आपका 20 से 100 करोड़। अभी हालांकि इसमें लिमिट चेंज की गई है, 20 से 100 करोड़ वाले को 200 करोड़ तक ले जाया गया है। तो ये 3 प्रकार की इंडस्ट्रीज है, उसका क्लासिफिकेशन है। और ये क्वेश्चन अभी आरएस मेंस के अंदर भी पूछा गया था। बढ़िया, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। आओ, 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य नारा क्या था? पहले तो ये बताओ, मैं जलपान कर लूं। 7वीं पंचवर्षीय योजना कब आई थी? जल्दी बोलो भाई, फटाफट कमेंट करो। 7th 5 ईयर प्लान। हरिओम, राधे राधे। तो सुन लो, देखिए 1984 में इंदिरा गांधी जी की क्या हो गई भाई? हत्या हुई। इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद में जब चुनाव हुए तो गजब की जीत मिली कांग्रेस को, और 1985 में इनके सुपुत्र राजीव गांधी जो है वो प्रधानमंत्री बने। बहुत अच्छी बात है, डायनेमिक पर्सनालिटी। तो राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में ही 1985 से लेकर 1985 से 1990 तक ये बनी थी फ्रेंड्स 7वीं पंचवर्षीय योजना, 5 इयर्स प्लान, 7th 5 ईयर प्लान। इसमें जोर दिया गया था मित्रों, आपको पता होगा भारत में जो भी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है, प्रौद्योगिकी का विकास, तो प्रौद्योगिकी विकास में राजीव गांधी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो राजीव गांधी जी ने इसका नारा दिया था कि प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए भोजन, काम और उत्पादकता में वृद्धि की जाए। आम आदमी को टेक्नोलॉजी का लाभ देते हुए उसकी भोजन की आपूर्ति, रोजगार की आपूर्ति और देश के उत्पादन को बढ़ाया जाए। तो ये था इसका भोजन, काम और उत्पादकता, 7th 5 इयर्स प्लान, राजीव गांधी के समय का। याद रह जाएगा आपको। बढ़िया सा बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, कमेंट करते जाए मित्रों। अभी जल्दी मैं थोड़ा लाइव शुरू करूंगा। लाइव में क्या है कि मजा आएगा ना, इंटरेक्शन रहेगा, गप्पे भी ठोकेंगे थोड़ी बहुत। आओ,
निर्धारित अवधि से 1 साल पहले समाप्त होने वाली पंचवर्षीय योजना कौन-सी थी? अब यहाँ पर थोड़ा झोल है। देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना कब की थी? जल्दी बताओ। पहली आई थी अपनी 1951 से लेकर कब तक? 56 तक। दूसरी आई आपकी 56 से लेकर 61 तक, फिर 61 से लेकर फिर आ गया आपके 66 तक। और कल की क्लास में मैंने बताया था कि 1966 से लेकर 69 तक क्या इसको नाम क्या दिया था हमने? योजना अवकाश, प्लान हॉलिडे, बिल्कुल। तो अगली जो स्टार्ट हुई थी फ्रेंड्स, चौथी, ये तो पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई। चौथी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी 1969 से, जोड़ लो इसमें कितना हो गया? 74 के अप्रॉक्स, बिल्कुल। तो 74 के आसपास, बिल्कुल। 74। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी ना मित्रों, वो 74 से स्टार्ट होके इसको जाना था 79 तक, ध्यान रखना। लेकिन इस दौरान क्या हुआ मित्रों? याद करिएगा, ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 25 जून, याद रह जाएगा? 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक, पूरे 21 महीने तक देश में क्या रहा? आपातकाल रहा, इमरजेंसी लगी रही। और इस आपातकाल के कारण कांग्रेस के खिलाफ एक क्या बन गया सा मोर्चा बन गया, और इस मोर्चे ने आगे आने वाले इलेक्शंस में कांग्रेस को जो है वो भयंकर नुकसान पहुंचाया मित्रों। और इसी कारण फ्रेंड्स, एक मिनट में डेट कंफर्म, बराबर 21 मार्च हुआ, बिल्कुल। इसी कारण जब इलेक्शंस हुए 1977 में, तो 1977 के चुनाव में जो राष्ट्रीय जनता पार्टी थी, जिसे अपन जनता दल कहते हैं, तो जनता पार्टी की सरकार बनती है। और मोरारजी देसाई जो है, याद रखना कौन? मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने। और ये क्वेश्चन कई दफे पूछा गया है कि भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? गैर कांग्रेसी 1977 में बनी थी मोरारजी देसाई के काल में। और मोरारजी देसाई की बीवी बहुत खुश रहा करती थी मित्रों, बताओ क्यों? क्योंकि मोरारजी देसाई का जन्मदिन 4 साल में एक बार आता था, 29 फरवरी को। तो मिसेज बड़ी खुश होती थी, भाई 4 साल बाद इनका जन्मदिन आ रहा तो बड़ा गिफ्ट लाएँगी मेरे, है ना? तो मोरारजी देसाई के काल में अपने मोरारजी देसाई बने, और मोरारजी देसाई ने इस योजना जो 79 में खत्म होनी थी ना 5वीं, इसको बोला भई इसको रद्द करो। और रद्द करके इसको 1 साल पहले ही 78 में ही इसको लगभग समाप्त कर दिया। और फिर ये एक नया प्लान लेके आए थे, उसको कहा गया था मित्रों रोलिंग प्लान, जो लगभग आपका चला था 70 लगभग 80 तक आपका चल गया था। बिल्कुल, प्लान हॉलिडे हो गया था। 1 मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा-सा चेक कर लेता हूँ, कई बार डेट्स इधर-उधर हो जाती हैं। 48, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। 77 से ये 1979 में खत्म होनी थी, तो इसको इन्होंने खत्म कर दिया। और 78 से 80 के बीच में इन्होंने एक रोलिंग प्लान, जिसे अपन कहते हैं, उसको इन्होंने चलाया था। और आगे जाकर के जब 80 में वापस इंदिरा गांधी जी आते हैं, इसको भी समाप्त कर देते हैं, इनकी भी योजना पहले ही समाप्त कर देते हैं और वापस पंचवर्षीय योजनाएँ लेकर के आते हैं। तो ये पूरा आंसर था इसका 5th नंबर। चलो आगे बढ़ते हैं 37 की तरफ। हुँ। कौन है जिसने आधुनिक भारत के मंदिर कहा बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाओं? कई बार पूछा गया सवाल, आंसर है जवाहरलाल नेहरू। क्यों मित्रों? कि जिस प्रकार देखिए मंदिर के अंदर आप जाते हैं, आपको सुकून मिलता है, शांति मिलती है, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हाँ भाई चारों तरफ खुशहाली रखना। और पुराने ज़माने में मंदिर प्रशासन भी चलाते थे, जैसे सोमनाथ मंदिर वगैरह। तो नेहरू जी ने कहा भई ये जो मल्टीपर्पज़ रिवर वैलीज़ योजनाएँ हैं, इनसे देखो अपन पेयजल भी
यानी पानी भी मिलता हमें, पेयजल के साथ-साथ बिजली उत्पादन भी करते हैं हम, इसके साथ-साथ हम सिंचाई भी करते हैं। तो कई प्रकार की क्रियाएँ होती हैं, इसलिए इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर कहा। बहुत अच्छी बात है। अब यहीं से क्वेश्चन शुरू होता है कि भारत की जो पहली नदी घाटी परियोजना थी, वो कौन-सी थी मित्रों? याद रखना, दामोदर घाटी नदी बहुउद्देश्य नदी परियोजना, और ये आपकी स्टार्ट हुई थी फ्रेंड्स आज़ादी से पूर्व ही 1947 में ही इसे प्रारंभ कर दिया गया था, 1947 में, और सिस्टमैटिक वे से 7 जुलाई 1948 को इसकी आधारशिला रखी गई थी। और ये किससे प्रभावित थी? अमेरिका में एक नदी परियोजना लाई गई थी, टेनेसी घाटी परियोजना। इससे प्रोत्साहित होकर हमने भी एक नदी परियोजना चलाई थी। ये कहाँ की थी मित्रों? यूएसए की। इस प्रकार भारत की पहली जो नदी घाटी परियोजना थी, वो थी दामोदर घाटी परियोजना या दामोदर नदी प्रोजेक्ट। बढ़िया रे बढ़िया, आगे बढ़ो भाई, कम ऑन। बहुत ही प्यारा सवाल है और न्यारा सवाल है। अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई मित्रों? तो देखिए इसका आंसर है द्वितीय योजना में। अभी मैंने बताया था 51 से 56 पहली, तो दूसरी कब थी? 1956 से लेकर 61 तक जो सेकंड पंचवर्षीय योजना थी, जिसमें मैंने क्या बताया था, समाजवाद या पूंजीवाद? हाँ, समाजवादी मॉडल पे आधारित थी। इसी में अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, अगर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं तो 1956 की ही बात है। 1956 में ही ये खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड स्थापित किया गया, संसद में एक अधिनियम बना के। अभी अच्छा, ये खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड करता क्या है? मित्रों, ग्रामीण क्षेत्र में देखिए खेती से रोजगार तो मिलता ही मिलता है, लेकिन क्या खाली खेती से ही रोजगार प्राप्त करोगे? तो ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि रोजगार या गैर कृषि क्षेत्र रोजगार, मतलब गांव में उन क्षेत्रों के बारे में रिसर्च करना जो खेती के अलावा भी अच्छे से डेवलप किए जा सकते हैं और जहां पर रोजगार मिलने की पूरी संभावना हो। तो 1956 में भारतीय खादी और ग्रामीण बोर्ड, खादी का मतलब समझ गए होंगे आप, जो अपने सूत वगैरह का जो कार्य होता है, या जैसे पहले पुराने ज़माने में खादी से बने हुए कपड़े पहनते थे लोग, तो खादी अपने आप में एक इंडस्ट्री भी है, छोटी-मोटी कॉटेज इंडस्ट्री है। इंदिरा आवास योजना मित्रों अभी आउटडेटेड है, लेकिन आप इसको समझ सकते हैं। मैंने अभी बताया था, कमेंट में बताओ भई, राजीव गांधी प्रधानमंत्री कब बने थे? जल्दी बताओ, फटाफट देखो, समय नहीं है मेरे पास में। हुँ, बराबर बोला, 1985, बिल्कुल। हरिओम, हरिओम। तो मित्रों 1985 में, 1985 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, और राजीव गांधी ने ही इंदिरा आवास योजना स्टार्ट की थी, और इसका लक्ष्य था 10 लाख मकान, पक्के मकान बना के देना लोगों को। शुरू में जो ये योजना थी फ्रेंड्स, ये पहले चलती थी एक जवाहर रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना। तो इस योजना की एक उप योजना के रूप में, उप योजना मतलब समझते हैं? इसी के अंदर एक योजना नई बना करके उसमें इसको सेट कर दिया। लेकिन 1996 में इसको अलग किया गया, सेपरेट चल रही थी, अच्छी चल रही थी। लेकिन मोदी जी के आने के बाद में मित्रों 2016 में इस योजना का मर्जर कर दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब इंदिरा आवास योजना मर्ज कर दी गई है, ध्यान रहे। और इसके तहत जो पैसा मिलता है, सामान्य राज्यों को 40-60 के रेशियो में, और पहाड़ी और हिमालयी राज्यों को 90-10 के अनुपात में। मतलब ₹60 केंद्र सरकार देगी तो ₹40
स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो अभी आप जाके देखो गाँव में मित्रों, कितने पक्के मकान बन चुके हैं। हर जगह आपको पक्के मकान ही नज़र आएँगे और एक ज़माना था 1999 तक मैं भी गाँव में ही रहा मित्रों। तो 1995-96 में भयंकर बाढ़ आई थी और उस समय सारे कच्चे मकान हमारे इधर जोधपुर, फलोदी में बह गए थे। तो पहले आपको गाँव में कच्चे मकान दिखते थे, अब गाँव में आपको पक्के मकान दिखते हैं। शहरों में तो वैसे भी पहले ही पक्के ही थे। तो मित्रों इसका आंसर आपको मैंने डिटेल से बता दिया है। अभी इंदिरा आवास योजना मर्ज कर दी गई है किसमें? प्रधानमंत्री आवास योजना। बढ़िया साहब बढ़िया। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। साइंस स्टार्ट हो गई है फ्रेंड्स। जरा एक बार पढ़ें इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा सवाल है। क्वेश्चन है कि भाई 2 आँखें क्यों? या 1 आँख ही लगा के छोड़ देता भगवान, अब 1 आँख से ही देख लेते। अभी आप आंसर को जरा देखें, इसका आंसर है 2 आँखों के कारण ही हम दूरी और गहराई को अच्छे से समझ पाते हैं। कैसे कॉन्सेप्ट समझिए। सब लोग जो है वो अपनी एक आँख बंद करिए, एक आँख बंद करें, एक खुली रखें और ये जो दोनों टिप दिख रही ना, एक आँख बंद करके इनको ले जाने की कोशिश आपको लगेगा कि ये भिड़ रही है लेकिन भिड़ नहीं रही है, एक के ऊपर दूसरी चढ़ रही है। करके देखो, एक आँख बंद करो और इनको ले जाओ। ये भिड़ेगी नहीं, ये वो एक दूसरे से फिसल जाएगी। लेकिन दोनों आँखों से करके ले जाओ, बस ही भिड़ गई। क्योंकि इससे क्या होता है जो एक्चुअल में जो डिस्टेंस है ना, गहराई और दूरी दोनों आँखों से बैलेंस रहती है। जबकि एक आँख बंद करो तो ये आपको पता ही नहीं, आपको लग रहा है ये बराबर जा रही है, लेकिन बराबर नहीं, ये एक-दूसरे के ऊपर जा रही है। एग्ज़ैक्ट आंसर है मित्रों, दूरी और गहराई का एहसास करने के लिए। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलेंगे अगली क्लास में। क्लास को शेयर ज़रूर करें और मुझे मोटिवेशन मिलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं अभी विदिन 2 डेज़ 2 दिन के अंदर-अंदर मैं आपके पॉलिटी का सेगमेंट पूरा ला रहा हूँ। पॉलिटी फॉर आरएस प्री एंड मेंस। उसके बाद में और भी कोर्सेज़ लाऊँगा। तो ऐसी पॉलिटी पढ़ेंगे ना मित्रों, जैसी आपने ना तो कभी यूट्यूब पे पढ़ी है और ना किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ी, भले ही आप 1 लाख रुपए दे के भी कोचिंग पढ़ रहे हो, अपने कॉन्सेप्ट थोड़े अलग हैं। ऐसी पॉलिटी पढ़ेंगे कि आपके हीमोग्लोबिन में पॉलिटी घुस जाएगी। ओके मित्रों, थैंक यू सो मच। आरएस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कुछ भी पूछना है, तो 9950496952 पर आप सीधे संपर्क कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ में लाऊँगा, अभी एप्लीकेशन अपना लॉन्च होगा और इसके साथ-साथ फ्रेंड्स आप टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे ज़रूर जुड़ें क्योंकि वहाँ डेली मैं 1 क्वेश्चन का आंसर राइटिंग करवाता हूँ। कितना? 1 क्वेश्चन का आंसर राइटिंग डेली। तो 1 या 2 भी हो जाता है कई बार और वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा आरएस मेंस के रिगार्डिंग। डेली आंसर राइटिंग। ओके, बाय बाय, टेक केयर।